इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे पोल्यूशन कंट्रोल, जो हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। although we have already studied general wastewater treatment, including primary, secondary, and tertiary wastewater treatment, which mostly include the chemical and physicochemical treatment, and some are biological treatment in tertiary treatments. So, in this slide, we will have an application of all the basic treatment option we have studied with respect to the industry. पहले हम बात करेंगे इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो बेशुमार आपको पता है कि प्रोसेसेस हैं, और उन प्रोसेसेस से हम नॉर्मली नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस जो है हमारी प्रोडक्शन होती है। और भी बेशुमार टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं और बेशुमार कंपाउंड्स हैं। तो उनके अंदर जो हमारा वेस्ट है नॉर्मली, उनमें हमारे पास नॉट स्पेसिफिकली टू योर वेस्ट वाटर एफ्लुएंट जो हैं, उसमें हम एयर इमिशंस को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो अब इसमें अमोनिया भी हो सकती है, तो इनको एयर या स्ट्रिपिंग के मेथड से हम उसको उस एयर इमिशन से अलग कर सकते हैं। फॉस्फेट वगैरह हो सकते हैं, उनके लिए हम केमिकल प्रेसिपिटेट्स भी बनवा सकते हैं। ऑयल्स अगर उसके अंदर हैं, उसके एफ्लुएंट के अंदर, तो फ्लोटेशन एंड कोगुलेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको द फ्लोटेशन फिजिकल ऑप्शन है, कोगुलेशन नॉर्मली हम वेरियस केमिकल से करते हैं। द मोस्ट कॉमन केमिकल फॉर कोगुलेशन अलम है, इसमें हम प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर एसिड या अल्कलाइन है, मतलब उसकी पीएच बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए, फिर हमें डिस्पोज करना चाहिए। इसी तरह फिनोलिक कंपाउंड्स अगर उसमें मौजूद हैं तो केमिकल प्रेसिपिटेशन अडॉप्ट की जाती है। अगर रेडियो एक्टिव उसमें हैं, प्रोसेस के अंदर कहीं पे यूज हो रहे हैं, उनके कोई वेस्ट साथ जा रहा है, तो उनके लिए आयन एक्सचेंज का मेथड बेहतर है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बेशुमार हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो वेस्ट है वो किस नौइयत का है और उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। तो उनको हम सामने रखते हुए ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट ऑप्शन अपनी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। हमारे पास पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, उसका एफ्लुएंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक जेनेरिक आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड की गई है। लाजमी नहीं है कि तमाम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की यही हों, लेकिन ये पाकिस्तान में एक रिसर्च पब्लिकेशन थी, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिखाई थी कि जो फील्ड से उनके पास आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बीओडी है, सीओडी है, और यहाँ पे सीओडी का लेवल बीओडी से बहुत ज़्यादा है, हायर साइड के ऊपर है। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड उसमें है, टोटल सॉलिड्स हैं, टर्बिडिटी है, तो कलर्स वगैरह हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म के हमारे पास चीज़ें शामिल नहीं हैं जिनको फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़े, जैसे कि हमारे पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर था। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हुए, और अगर आप पेपर में एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता हो कि इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, पीएच है, बीओडी है, सीओडी है, टीएसएस है, टीएडीएस है, टीएस है, तो कलर है, एंड सो ऑन। तो ये बाकी जो इनकी वैल्यूज, इनके सेक्टर्स वगैरह, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये बताना है कि इसकी कंपोजिशन जो वेस्ट वाटर की है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप एक टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहते हैं अपने पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास स्क्रीन्स लगी होती हैं। अगर आप रिकॉल करें तो देखें, ये सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन इंस्टॉल है, और स्क्रीन के बाद हमारे पास इक्वलाइजेशन बेसिन है, और ये कंट्रोल फ्लो है। ये शो कर रहा है कि ये इनलाइन फ्लो इक्वलाइजेशन है। आप देख सकते हैं कि पहले फ्लो आपको नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बाद फ्लो यूनिफॉर्म हो गया। फिर प्राइमरी क्लैरिफायर है, जो कि उनमें हमारे सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं। उसके बाद आपके पास ये मिक्सर लगे हुए हैं, और यहाँ पे एलम आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन का सेटअप चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, पीएस एडजस्टमेंट भी हो रही है, एलम स्टोरेज टैंक भी है, ये केमिकल को फीड करने के स्पेशल टैंक है, और ये इनको प्रॉपर्ली मिक्स करके फ्लोकुलेशन चैम्बर में डाल देते हैं। और यहाँ से आप सेकेंडरी क्लियर फिल्म में जाते हैं, और यहाँ से आपके पास स्लज भी आ रहा है, प्राइमरी से भी स्लज आपके पास आ रहा है। इनको हम लहरा तौर पे डील करते हैं। देन वी हैव
एक्टिवेटेड कार्बन स्टोरेज टैंक वो जनरेट करता है, और यहाँ पे डाउन फ्लो एक्टिवेटेड कार्बन कॉन्ट्रैक्टर ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास, स्पेशली ट्रीटमेंट के अंदर आता है। फिर यहाँ से हम कार्बन को रिमूव करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन ने जो रिएक्ट किया होता है, ये उमूमन कलर्स वगैरह को रिमूव करने के लिए ये सेगमेंट किया जाता है। इसमें वीओसी तो चूंकि है नहीं, और वीसीस भी होते हैं इसमें, तो वीओसीस को भी ये रिमूव करता। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्राइमरी क्लैरिफायर था, इसका मकसद क्या था कि हम अपने सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करें। सेकेंडरी का मकसद क्या था कि हम डिजोल्व को और सेटलेबल सॉलिड्स को रिमूव करें। और यहाँ पे आपका ताल्लुक क्या है कि आप इसके अंदर से रिमूव कर रहे हैं आपका जो कलर है। मोर ओवर ये जो आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर है, इसमें आपकी बीओडी या सीओडी वगैरह को भी आप रिड्यूस कर रहे हैं। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास कार्बन लैदा और इसको हम रीजनरेट करने के लिए भेज रहे हैं या डिस्पोज करने के लिए भेज रहे हैं। और फिर हमारे पास एंड पे फिल्ट्रेशन टैंक आ जाता है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं, फाइन किस्म की सैंड होती है जो इसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है, और फिर ये ट्रीटेड वाटर है। अब आप इसको फ्रेश वाटर के साथ मिक्स करके रीयूज भी कर सकते हैं, इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो स्लज आपके पास आ रहा है, वो सारे का सारा स्लज सच थिकनिंग टैंक में जाता है। वहां से आप इसको इंडस्ट्री में भी लेके जा सकते हैं, अगर कहीं आपको लगता है इसमें कोई यूजफुल कंटेंट है, आप इसको लैंडफिल में भी लेके जा सकते हैं and so on। तो ये एक टिपिकल डायग्राम हमारे पास है जब हम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसमें जेनेरिक किस्म के ऑप्शंस हैं, इसको आप मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर आवर नीड एंड डिमांड। हमारे पास शुगर केन इंडस्ट्री की बात आती है। शुगर केन इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर है वो नॉर्मली हमारे पास जनरल क्लीनिंग वगैरह और वॉशिंग से होता है। डिफरेंट सेगमेंट्स को, पार्ट्स को हम क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं वहाँ पे। कुछ पीरियोडिक क्लीनिंग हम करते हैं हीट एक्सचेंजर एंड वेपोरेटर की, ये जो जूस को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। अब उसमें हम एसिड या अल्कलाइन यूज़ करते हैं ताकि जो स्केलिंग उसमें जम जाती है वो उसमें से दूर हो जाए। फिर कहीं पे लीकेज हो सकती है हमारे पास प्रोसेस में, प्लांट्स के अंदर कहीं से। और उसके अलावा जो दूसरे हमारे वेस्ट वाटर के सेगमेंट्स हैं, वहाँ से भी पानी आपके पास आ रहा है, जो उसके अंदर वॉशरूम्स वगैरह हैं, उधर कोई क्लिनिक है, या पंप से आपके पास कुछ लगे हुए हैं जो पंप लीक आउट कर रहे हैं, या आपके पास वो कूलिंग वाटर है जिसके अंदर कोई मिक्सिंग हो चुकी है, वो आपका कूलिंग वाटर दोबारा आप अपने कूलिंग टॉवर में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो अदर्स कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया हो कि शुगर इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है हमारे पास। इसमें कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं है कि जी हमारे पास ये फ्ला इंडस्ट्री के फ्ला सेगमेंट में पानी जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज हो रहा होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो उसकी पीएच बहुत हाई साइड पे है, जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है मीन्स ये अल्कलाइन है, सीओडी और बीओडी लेवल्स भी हाई हैं उसके, टोटल सॉलिड्स भी हाई हैं, टीडीएस भी हाई हैं उसमें, टीएसएस भी हाई है, ऑयल एंड ग्रीस कंटेंट भी पाए जाते हैं आपके पास। तो इन वैल्यूज को याद गेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है कि ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जिनको हमने कंट्रोल करना है, अपने स्टैंडर्ड्स पे लेके आना है बिफोर डिस्पोजल। अगर आपने इरिगेशन करना है या आपने इसको वाटर में करना है, तो ये इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपके फॉलो होने चाहिए, सीओडी के या बीओडी के या टीडीएस वगैरह के साथ, ऑयल एंड ग्रीस के साथ। इसमें हम ऑब्वियसली स्क्रीनिंग का प्रोसेस करते हैं ताकि हम आपके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। बार स्क्रीन्स लगी हुई हैं। फिर ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर हमारे पास है। ये चैम्बर ऐसे ही होता है कि इनमें हम वाटर को स्टे करते हैं और सरफेस के ऊपर ऑयल एंड ग्रीस आ जाती है और नीचे से हम पानी को लैदा कर लेते हैं। देन वी हैव इक्वलाइजेशन टैंक सो दैट कि जो हमारा वाटर है वो उसमें उसका फ्लो बेटर हो जाए। फिर न्यूट्रलाइजेशन टैंक है, क्योंकि हमने देखा था पीएच बहुत ज़्यादा है, तो पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड इसमें ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव प्राइमरी क्लैरिफायर्स, और फिर बफर टैंक। बफर टैंक का भी ताल्लुक किसी हद तक जो है हमारे इक्वलाइजेशन चैम्बर के साथ ही है। हाँ, अलबत्ता चूंकि फ्लो रेट यहाँ पे वेरी कर सकता है, तो इसमें जो ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑप्शन एक रिसर्च की गई थी उसमें यूएसबी रिएक्टर को यूज़ किया गया था। तो इसका आपने नाम स्टडी करना है कि ये यूएसबी रिएक्टर किस तरह का होता है। एंड देन वी हैव एरेशन टैंक एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर। ऑब्वियसली प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर का मकसद यही था कि हमारे पास से जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो रिमूव हो जाए, डिजॉल्व कंटेंट बीओडी वगैरह उसमें से रिमूव हो जाए। तो यही सेकेंडरी क्लैरिफायर तक आपकी चीज़ें होंगी। उसके बाद आप उस वाटर को लैंड इरिगेशन वगैरह पर्पज़ के लिए क्लैरिफायर के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरेशन टैंक लगाने का मकसद उसकी वाटर क्वालिटी को बेहतर करने का होगा। और फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर, तो ये जेनेरिक हमारे पास फ्लो शीट है।
आप ये नहीं कह सकते कि थ्रू आउट हम इसी को अडॉप्ट करेंगे, बट कीपिंग इन व्यू डिफरेंट इंडस्ट्री स्टेज, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जी इस तरह के अगर वेस्ट वाटर है उसमें ये प्रॉपर्टीज है तो ये स्कीम्स बेटर है। चलिए हमारे पास टेक्सटाइल के साथ आप देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके बेशुमार सेगमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, तो ये जेनेरिक किस्म के हमारे पास कुछ हैं कि उनकी पीएच कंपैरेटिवली जो है वो हायर साइड के ऊपर होती है, और यहाँ पे जो पीएच के स्केल यूज़ किए गए हैं ये शायद इतने एक्यूरेट नहीं है, बट आप पीएच को देखने में सीओडी है, बीओडी है, टीडीएस है, टीएसएस है, क्लोराइड्स है, क्रोमियम है, कैडमियम है, तो ये कुछ स्केल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। और ये जो चीज़ यहाँ पर है ये उसकी रिमूवल परसेंटेज के ऊपर बेसिकली बात की गई है कि 2015 में जब इंडस्ट्री लगाई गई तो उसमें पीएच इम्प्रूवमेंट या पीएच रिमूवल कितने परसेंट तक उन्हें करनी पड़ी और सीओडी कितनी पढ़नी पड़ी। मकसद सिर्फ आपको यही है बताने का कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और अगेन ये लिस्ट यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बेशुमार प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बेशुमार इसके कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो टेबल आपको शो हो रहा है ये एक परसेंटेज रिमूवल को शो कर रहा है। 19 जो है वो कभी भी पीएच नहीं हो सकती, लेकिन जो पीएच हायर साइड पे थी उसको लो साइड पे लेके आने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड था वो 20% तक उन्होंने पीएच को कंट्रोल किया, इसका ये मकसद है। तो ये पीएच उनके स्केल्स नहीं है, इसी तरह ये सीओडी की रिमूवल एफिशिएंसी है, बीओडी की है। आप देखेंगे जो आपके पास कैडमियम है उसको 100% रिमूव किया गया कि वो कभी भी आप उसको आगे वेस्ट वाटर में जाने नहीं दे सकते। क्लोराइड्स की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम है, और क्रोमियम की भी, हालांकि ये हैवी मेटल है लेकिन क्रोमियम बहरहाल उसको भी रिमूव किया गया, नॉट 100% बट उसको सेफ लिमिट्स में लेके आए गए हैं। इसके अंदर भी आपके पास एक ऑप्शन यही है कि आपके पास फ्लो आ रहा है, फिर कलेक्शन टैंक है जिसका मकसद उसको यूनिफॉर्म करना है, पानी को सारे इकट्ठा मुख्तलिफ जगहों से पानी आ रहा है, सारा मिक्सिंग अप हो रही है, फिर स्क्रीनिंग चैम्बर है जो उसके फ्लोटिंग पार्टिकल्स को निकाल रहा है, फिर ऑयल एंड ग्रीज है, फिर डोजिंग टैप है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के उसमें आप केमिकल्स एडिटिव्स वगैरह ऐड करते हैं, फिर हमारे पास इक्वलाइजेशन होती है इस फ्लो की, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर्स वगैरह हमारे पास लगे हुए हैं, और आउटर टैंक्स हैं, और फिर ये इन सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरने का। अब देखें ये बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, ये स्लज तो पैदा होना है लेकिन इसमें मेटल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उन मेटल्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हम अडॉप्ट करते हैं। तो जब आपके सारे प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकल जाता है तो इसको या तो हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम CETP को उधर भेज देते हैं, या आरओ से गुजार के दोबारा यूज़ कर लेते हैं। आप देखें आरओ जो है ये एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, ये टर्शरी के बाद वाली है। जब आपने वेस्ट वाटर को कैटेगोरिकली कहीं रीयूज करना है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं, और अगर हमने उसमें कोई स्पेसिफिक कंटेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद रिमूव करना है तो उसको हम टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। दोनों में फ़र्क है। हमारे कोर्स का कुछ पार्ट ये भी है कि इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर आपने बात करनी है इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करूँ तो ये हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन किसी इंडस्ट्री में या घर में, वो आपके पास सिगरेट का स्मोक है, हम जानते हैं कि बहुत ख़तरनाक एयर पोल्यूटेंट है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लंग कैंसर भी हो सकता है इसमें, और ये जो स्मोक है, पार्टिकुलेट्स दैट कम फ्रॉम द टिप, ये उसमें से जब आते हैं, एक तो स्मोक वो है जो हम एक स्मोकर निकालता है, और एक वो स्मोक है जो सिगरेट की टिप से वैसे बाहर आ रहा है, सिगरेट जल रहा है, वो कोई बंदा उसको पी नहीं रहा, उसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी बहुत नुकसानदेह हैं। फिर ये मोल्ड हमारे पास है कि ये मॉइस्चर इन वेंट्स में जो मौजूद होता है जब ये टेम्परेचर होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे जो उसमें शामिल हो जाता है वेंट्स इसमें इनहेलिंग सिस्टम के अंदर, तो एलर्जी वगैरह हो सकते हैं, सांस रुकने का मसला हो सकता है, और ये हेडेक और फटीक है। बेसिकली कारपेट्स वगैरह में जो वेंट वगैरह उससे ये रिलेट करते हैं, और ये कोई माइनर आपके इंसेक्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन ये कब प्रॉबिलिटी कब होगी जब आपकी जो दीवारें वगैरह या जो घर कारपेट्स वगैरह या पर्दे शर्दे वो उन पे मॉइस्चर 100% रिमूव नहीं तो वो ड्राई नहीं होते, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इंडोर एयर पोल्यूटेंट के तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम ये फर्नेस में प्रॉपर आपकी जो है वो
बर्निंग नहीं होती, इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से गैस अप्लायंसेस में इनकम्प्लीट बर्निंग या इवन कार्स में इनकम्प्लीट बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये अगर ब्लड में शामिल हो जाए तो फिर ब्लड ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, स्लीपी हो गई, नोजिया। और अल्टीमेट आपको देखा, ये विंटर सीजन है, इसमें खुदा ना खास्ता हर साल बेशुमार लोगों की डेथ इसी वजह से होती है। और लास्ट ईयर मरी के पास एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसकी एक मेजर रीज़न यही थी कि लोग अपनी गाड़ियों में सो गए थे, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो उनकी गाड़ी में ऊपर सोए सोए डेथ हो गई थी। इससे रेडान भी जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव गैसेज हैं, ये अमूमन बेसमेंट वगैरह के नीचे जो सॉइल है वहाँ से आती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इसका हो तो लंग कैंसर हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि जो आपके फ्लोर्स और वॉल में क्रैक्स हैं उनको आप फिक्स करें। और अगर आपके वेंटिलेशन बेसमेंट वगैरह है तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो गैसेज अगर कहीं से आ रही हैं हमारे आउटर इन्वायरमेंट से, तो वो आप उनसे बच सकें, उनको प्रॉपरली निकाल सकें इन्वायरमेंट में, और इंडोर आपकी एयर क्वालिटी महफूज रहे। एस्बेस्टॉस भी है, रूफिंग आजकल तो ये हमारे ट्रेंड ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी पुराने आपके जो इंडस्ट्रियल सेटअप हैं उसमें बेशुमार जगहों पे अपनी ये एक अच्छी क्वालिटी और एक लॉन्ग लाइफ की वजह से ये एस्बेस्टॉस यूज़ होता था, फ्लोरिंग वगैरह के अंदर भी, इंसुलेशन में भी। तो अमूमन ये सही रहता है, लेकिन जब ये ख़राब होना शुरू हो जाए, इसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, तो इसका नुकसान हो सकता है। ये लंग्स के लिए प्रॉब्लम बन सकता है और लंग कैंसर बना सकता है। मीन्स अगर इसमें से पानी गुजर के आ रहा है या इसमें तोड़ फोड़ शुरू हो गई, उसमें से इसके ज़रात पार्टिकुलेट मैटर्स एयर में शामिल हो रहे हैं और वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो दैट विल बी डेंजरस, इसलिए इसको बैन किया गया है। फिर लेड हमारे पास हैं, इसमें ऑब्वियसली पुराने घरों में ईंटों वगैरह के अंदर या जिस तरह हमारी कंपोजिशन थी उनमें ये यूज़ होते थे। और डिशेस वगैरह क्रिस्टल के पुराने ज़माने में होती थी, अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट स्टिल अगर ये किसी तरह हमारी गाड़ी वगैरह के सिस्टम में एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है और वो ऐसा कोई फ्यूल हमारे इंडोर बंद होगा, या हमारे कोई पुराने सेटअप के अंदर ये लेड किसी भी तरह से हमारा पार्ट है, तो ये बेशुमार इश्यूज कॉज कर सकता है। बीइंग पार्टिकुलर मेथड, या आपके हेयरिंग प्रॉब्लम्स बन सकता है, हेडेक हो सकती है, आपको बिहेवियर एंड लिसनिंग प्रॉब्लम बन सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर कोर्स। ये एक आपका लास्ट लेक्चर था जो मिसिंग था, क्योंकि लास्ट वीक आप लोग नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँ। इस वीक भी आपका इवन टाइम था, लेकिन आप ये करें कि हमने इस वीक भी सर नहीं आना, तो ये 2 वीक का जो काम था वो मैंने समराइज़ किया है इस लेक्चर के अंदर, इससे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।